डॉक्टर बिनोय चंद्र सरकार। भूतारनी देवी ने खाने के कमरे की खिड़की में से झांक कर देखा। काले रंग की लंबी मोटर फाटक पर खड़ी थी। ये मिस साहब कल भी आई थी। बिनोय घर पे नहीं था, बाहर से बाहर चली गईं। अब आज फिर आई बैठी हैं। भूतारनी देवी ने बैठक खाने के दरवाजे में जाकर पर्दे के पीछे से नजर डाली। मेहमान खातून को त्यूरी पर बल डालकर गौर से देखा और खड़ावें पहने खटखट करती रसोई की तरफ चली गईं। टोनू ने जाकर डॉक्टर सरकार को उनकी आमद की इत्तला दी। अच्छा बिठाओ, मैं आता हूँ। मरीज उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर सरकार ने चिलमची में हाथ धो लिए और तौलिया से कलाइयाँ पोंछते बैठक खाने में आए। उस वक्त मेहमान बीबी मिसेस सरकार मरहुमा की तस्वीर को गौर से देख रही थीं। नमस्कार उमा देवी। नमस्कार बिनोय बाबू, उन्होंने चौंक कर कहा। दीपाली तो बॉलपुर जा चुकी है, मुझे मालूम है, वो मुस्कुराई। शीरी मुस्कुराहट। डॉक्टर सरकार सोफे पर चुपके बैठे रहे। बड़ी अजीब बात है, शिबानी के मरने के बाद से आज तक इस घर में, इस कमरे में दीपाली और भूतारनी के अलावा और किसी औरत के कदम ही नहीं आए थे। उमा ने बातें शुरू की। सोशल स्मॉल टॉक। टोनू अंदर से स्लेंटी बेद की कश्ती में चाय लेकर आया। भूतारनी देवी ने बाकायदा चांदी का सेट मुकफ्फल अलमारी से निकाल कर नई प्यालियों के साथ चाय भेजी थी। उम्दा ट्रे क्लॉथ। जल्दी में टी कोजी का गिलाफ तब्दील करना अलबत्ता भूल गई। दीपाली तो इसी इतवार को बॉलपुर गई है। अगर आप जब आ गई होती तो उससे मुलाकात हो जाती। क्यों बिनोय बाबू, क्या मैं आपसे मुलाकात करने नहीं आ सकती? बिनोय बाबू झेंप गए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो ज़रा सेल्फ कॉन्शियस होकर मेज़ पर उंगलियां बजाने लगे। शेबानी के मरने के बाद से उन्हें ख़वातीन से गैर ज़रूरी स्मॉल टॉक करने की आदत ही नहीं रही थी। उमा ने उन पर एक महजूज नज़र डालकर दिनेश चंद्र आजहानी के पोर्ट्रेट को देखा। वाकई दोनों भाइयों में बड़ी गहरी मुशाबहत थी। बिनोय बाबू भी खासे दिलकश थे, यह आज गौर से देखने पर पता चला। दीपाली ने उस रोज़ पहले रोज़ वुडलैंड्स के मॉर्निंग रूम में उनके मुताल्लिक़ गलत नहीं कहा था। बिनोय बाबू वाकई बहुत जाजिम नज़र थे। थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ी हुई। बिनोय बाबू उनको पहुंचाने के लिए फाटक तक गए। वापस आकर फिर मतब में जा बैठे। चंद रोज़ बाद उमा फिर चंद्रकुंज आईं। ये इतवार का रोज़ था। कोई 15 मिनट मतब में बैठी और कहा, कल शाम आऊँगी। दूसरी शाम वो देर तक दिनेश चंद्र आजहानी की बातें करती रहीं, जिनकी वो अकीदतमंद और परस्तार थीं। फिर शिबानी का तस्करा छिड़ा। डॉक्टर सरकार मरहुमा शिबानी के मुतालिक किसी से बातें न करते थे। वो उनके नेहा खाने दिल का एक ऐसा अनमोल ख़जाना था, किसी दूसरे से उसका जिक्र करना ही उसकी तौहीन सी थी। मगर उमा ने ऐसे खुलूस और मोहब्बत से शिबानी के मुतालिक पूछा कि वो बेख्तियार उसका तस्करा करने लगे। उस औरत को वो अपना हमराज बना सकते थे। यह औरत शायद जानती थी कि मर्द दरअसल कितना हेल्पलेस होता है और हर औरत में शायद अपनी माँ को ढूंढता है। अब वो शाम के वक्त उमा का इंतज़ार सा करने लगे थे। तीनों लड़के उस वक्त खेलने के लिए बाहर चले जाते थे, वरना अपने बाबा को बरामदे में ज़रा उलझन के साथ टहलता देख कर न जाने क्या समझते। मगर भूतारनी देवी उनको बख्शने वाली न थी। वो तो ऐसे किसी मौके के लिए बरसों से उधार खाए बैठी थी। एक रोज़ उन्होंने बिनोय बाबू से कहा, सर परितोष राय की विलायत पलट लड़की मेरे चांद से भैया पर लट्टू हो गई है। अब उसे ज़्यादा दुविधे में ना रखो। बुढ़िया हुई जा रही है, लाखों का जहेज लाएगी, क्यों खोखा? दीदी, बिनोय बाबू ने यकलख्त बेहद झुंझला कर कहा, आइंदा ऐसी लचर हिमाकत की बात ना कहना। वो होंठ पिचकाकर मुस्कुराती अपने कमरे की तरफ चल दी, मगर कहाँ मानने वाली थी। दूसरी शाम जब उमा देवी आईं, भूतारनी देवी ने झपाक से अंदर पहुंचकर पान पेश किया। उमा देवी खिड़की के पास बैठी डॉक्टर सरकार का वो ज़ाती एल्बम देख रही थी, जिसमें उनकी लड़कपन, कॉलेज के ज़माने, सियासी दौर, शादी और हनीमून की तस्वीरें थीं। उनकी फरमाइश और इसरार पर बिनोय बाबू ने फ़ौरन ये एल्बम लाकर उनको दे दिया था और ख़ुद किसी काम से अपने मतब की तरफ चले गए थे। उमा की भूतारनी देवी से अब तक मुलाकात न हुई थी। वो उनसे भी बहुत घुल मिलकर बातें करने लगीं। कुछ देर बाद बड़ी बी ने फट से कहा, तुम बियाह कब करोगी बिटिया? उसी लम्हे डॉक्टर सरकार कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने इंतहाई कोफ्त और नदामत से बड़ी बहन को देखा। दीदी? उमा भी साफ झेंप गई थी, लेकिन भूतारनी देवी ने इत्मीनान से जवाब दिया, क्यों? तुम्हें तो अपनी बेटी तक की शादी की फिक्र नहीं। तुमको इन मामलात से क्या गरज? जाओ, तुम बाहर जाकर अपने फ़किट्टे मरीजों का टेम्परेचर लेते रहो। उमा देवी सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। इस हैंडसम, शर्मीले, तारिकुद दुनिया डॉक्टर से हल्का हल्का फ्लर्ट करने में लुत्फ आ रहा था।
बड़ी बी ने ले के बेचारे को बिल्कुल ही शर्म से लाल भभूका कर दिया। भूतारनी देवी उठी और फातिहाना अंदाज से कदम उठाती कमरे से बाहर चली गईं। आप दीदी की हिमाकत का बुरा न मानिएगा उमा देवी, कतन नहीं, मैं पुरानी नस्ल की खवातीन को क्या जानती नहीं हूँ, उन्होंने शगुफ्तगी से जवाब दिया। लेकिन उसी रात जब सब लोग सो गए तो भूतारनी देवी ने सिरहाने के कारणे से कलम दवात उतारा, बच्चों के कमरे में दबे पांव गईं और खो खो की कॉपी बुक में से चंद सादे कागज़ फाड़ कर अपने कमरे में आकर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठी और भतीजी को खत लिखना शुरू किया। एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता हुरूफ बनाकर उन्होंने लिखा, बेटी, भगवती माता ने मेरी बरसों की प्रार्थनाएं सुन ली, शायद तुम्हारे बाप का घर बस जाए। उमा देवी के आने की तफसील, उमा देवी की मोहब्बत और खुलूस, इतने बड़े बाप की बेटी मगर गुरूर नाम को नहीं, खोका पसंद करने लगी है। खोका का भी औरत के मामले में मैं समझती हूँ, अब जाकर शायद दिल नर्म पड़ा। ये रिश्ता मुझे लगता है बहुत मुबारक साबित होगा। खोका के और तुम सब के दिन बदल जाएंगे। अब तुम ही सोचो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, माँ से प्रार्थना है तुमको कोई डिप्टी मजिस्ट्रेट मिले, रानी बनकर रहो। तुमने मेरी बच्ची बहुत मुसीबतें भोग लीं, लड़के कॉलेज चले जाएंगे, रह गई मैं। किसी रोज़ भी मेरी आंख बंद हो गई तो मेरे खोका का पुरसाने हाल कौन होगा। तो बेटी खुश हो जाओ कि उमा जैसी अमीर और समझदार माँ मिलेगी। बाकी इस खत का खोका से जिक्र न करना, मैं तुम्हें बड़े राज से खत लिख रही हूँ। तुम्हारी फूफी भूतारनी देवी। डॉक्टर सरकार के एक मरीज मित्रा बाबू सर परितोष राय के मुवक्किल थे और अक्सर मतब आते रहते थे, ज़्यादातर अड्डे की खातिर। उन्होंने कई बार सर परितोष राय की कार बाहर देखी और उमा देवी को आते जाते देखा। उनको ये भी मालूम था कि दीपाली घर पर मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने ज़रा कुरेद कर बिनोय बाबू से पूछा कि क्या आजकल उमा देवी उनसे अपने दर्द सर का इलाज करवा रही हैं। बिनोय बाबू साफगो और भोले आदमी थे, कहने लगे नहीं, ऐसे ही मिलने के लिए चली आती हैं। मित्रा बाबू ने फौरन घर पे जाकर अपनी बीबी को यह किस्सा सुनाया। मिसेस मित्रा दूसरे ही रोज़ वुडलैंड्स पहुंची। लेडी राय पिछले बरामदे में बैठी सुबह की कॉफ़ी पी रही थी और स्टेट्समैन पढ़ती जा रही थी। जब मिसेस मित्रा सहज सहज चलती आकर नज़दीक की कुर्सी पर बैठ गईं और नमस्कार किया। ओह हेलो अरुंधति। लेडी राय ने मुस्कुराकर अखबार रख दिया और उनके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद मिसेस मित्रा उस खूबसूरती और फनकारी से जो इस किस्म के मामलात में सिर्फ ख़वातीन का हिस्सा है, असल मकसद की तरफ आईं। उमा की तबीयत अब कैसी है? उन्होंने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए दरियाफ्त किया। अब तो बिल्कुल ठीक है। आप तो जानती हैं वो हमेशा से कितनी जूद रंज और चिड़चिड़ी रही है, लेडी राय ने जवाब दिया। जब ही तो मैंने पूछा। नहीं, अब तो शुक्र है, कुछ दिनों से काफ़ी शगुफ्ता नज़र आ रही है। ये भी हमेशा मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर सरकार का इलाज बिल्कुल जादू का असर रखता है। डॉक्टर सरकार? ये भी डॉक्टर साहब से अपने दमे का इलाज करवा रहे हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं। इन्होंने ही कई मरतबा उमा को डॉक्टर साहब के मतब में देखा तो मुझसे आकर बोले कि ये बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा, उमा ने मुझसे जिक्र नहीं किया। मिसेस मित्रा बाकायदा ग्लोट कर रही थी। उन्होंने बात जारी रखी। आपने उनका नाम तो सुना होगा, बिनोय चंद्र सरकार, वही जिनकी लड़की दीपाली सरकार रेडियो पर गाती है। ओह, बेचारे बड़े शरीफ आदमी हैं। बीवी तो अरसा हुआ परलोक से धारी, 4 बच्चे हैं, लड़की बस दीपाली ही है। बड़ा अच्छा ख़ानदान है। इनके बाबा मेमन सिंह के ज़मींदार हैं। लेडी राय कतन बेवकूफ़ नहीं थी। वो मिसेस मित्रा का लहजा और इंदिया दोनों भाप गईं और फौरन ज़रा रुखाई और नागवारी से दूसरी तरफ देखने लगीं। लेकिन मिसेस मित्रा कहे गईं, ये तो बिनोय बाबू को बिल्कुल देवता समझते हैं। ऐसे ख़ानदानी और वज़ादार लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। और रहा रुपया पैसा, तो वो तो हाथ का मैल है। इस नुक्ते तक पहुँचकर मिसेस मित्रा ने कोई बिल्कुल गैर मुताल्लिक़ मौजू छेड़ दिया। उसके 10 मिनट बाद घुमा फिराकर बात को फिर वहीं ले आई। लड़कियों की शादी आजकल ऐसा कठिन मरहला बनती जा रही है, आखिर क्या किया जाए। मेरी माशी माँ के देवर की लड़की अंजलि दास गुप्ता तो आपको याद होगी, उमा की सहेली थी। उसकी उम्र निकल गई, बाल सफ़ेद हो गए। वो तंग आकर भगवान जाने लंका या बर्मा या कहाँ चली गई, स्कूल पढ़ाने। अब ख्याल आता है बिनोय बाबू जैसा कोई मिल जाता तो बेचारी की किस्मत बन जाती। बिनोय बाबू बेचारे अब जाकर कोई 44-45 साल के हुए होंगे। ज़मींदार के लाडले बेटे थे। बाप माँ ने 9 उम्री में ब्याह कर दिया था। यहाँ तक पहुँचकर मिसेस मित्रा ने सोचा कि इतना आज भर के लिए काफ़ी है और फिर दूसरी बातों में लग गईं। लेडी राय मिसेस मित्रा की गुफ्तगू से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। रात को डिनर के बाद उन्होंने सर परितोष से इसका तस्करा किया। ढाका बहुत छोटा और प्रोफेशनल किस्म का शहर था
उमा की चंद्रकुंज जाने की खबर उड़ती उड़ती सर परितोष तक भी पहुंच चुकी थी। वो डॉक्टर सरकार से वाकिफ थे। उस वक्त उन्होंने लेडी राय से कहा, शुक्र करो कि उमा ने किसी में दिलचस्पी लेनी शुरू तो की। इसका मुझे एहसास खाया जा रहा है कि वो 31 से ऊपर हो चुकी है, मगर ऐसा भी क्या। लेडी राय ने आजुर्दगी से कहा। वो अब तक आस लगाए बैठी थीं कि शायद कोई हम रुतबा दामाद मिल जाए। हालांकि लड़की रोज़ बरोज़ ज़्यादा चिड़चिड़ी और मोटी और भद्दी होती जा रही थी। हमारी किस्मत में न जाने ये दुख क्यों लिखा था। मामूली मामूली लोगों की लड़कियां एक से एक हसीन, नाजुक, दिलचस्प। हमारी बेटी शक्ल सूरत और हुलिये से उस्तानी लगती है। बातें शुरू करती है तो सिवाय उसके उन बेतुके कॉमरेड्स के समझदार नौजवान डर कर दूर भाग जाते हैं। कार्ल मार्क्स और लेनिन और स्टॉलिन और ये और वो। लड़कियों को आला तालीम दिलाना हमारे मुस्लिहीन की शायद हिमालय से भी बड़ी गलती थी। बालीगंज कलकत्ता में सर परितोष और लेडी राय के इकलौते फर्जंद नरमलेंदु कुमार राय के पड़ोस में एक बेहद दौलतमंद सान्याल खानदान रहता था। उस खानदान के छोटे बेटे बसंत कुमार से नरमलेंदु की बड़ी दोस्ती थी। पिछले दिनों जब उमा कलकत्ता अपने भाई के पास जाकर रही तो वो नौजवान उससे भी मिलने आया करता था और लेडी राय को उम्मीद बंधी थी कि शायद बसंत उमा में कुछ दिलचस्पी ले, मगर उसने भी अदबदा कर उमा को दीदी कहना शुरू कर दिया। और फिर वही कार्ल मार्क्स और लेनिन और स्टॉलिन, और उमा ने भी ज़रा सी जो उसमें दिलचस्पी ली हो, बस वही कमबख्त एंगल्स और मार्क्स। और बसंत ने उस गरीब काले पादरी की हसीन लड़की रोज़ी से ब्याह कर लिया। गज़ब खुदा का। और अब सारी दुनिया देखने के बाद ये बेचारा बिनोय चंद्र सरकार उमा को भाया है। चलो वाकई शुक्र है, कोई तो पसंद आया। सरकारी अफसर से शादी करेगी नहीं, कम्युनिस्ट हो गई है तो जाहिर है किसी ऐसे ही नादार आदमी को छांटेगी। मगर बिनोय बाबू बहरहाल ख़ानदानी आदमी हैं। उनके बाप जमींदार रोमेश चंद्र को लोग आज भी ढाके में भूले नहीं हैं। सर परितोष कह रहे थे। लेडी राय ने गहरा सांस भरा। उनकी एक जवान लड़की भी है। लेडी राय ने सोच कर कहा, दीपाली, उसके गाने तो तुम बड़े शौक से सुनती हो और हमारा निर्मल उसके रिकॉर्ड बड़ी लगन से बजाया करता है। सर परितोष ने हंसकर कहा। लेडी राय खामोश हो गई और सोचने लगी। दीपाली कुछ अरसे बाद अपने घर चली जाएगी। लड़के अपनी अपनी राह लेंगे। ठीक है, बहालत मजबूरी उमा के लिए बिनोय बाबू ही बिल्कुल ठीक है। अगर वो आज ही अपना इंदिया जाहिर कर दे तो बात आगे बढ़ाई जाए। सुबह को लेडी राय ने उमा से डॉक्टर सरकार के मुतालिक गोल गोल अल्फाज में इस्तफसार किया तो वो मुस्कुरा कर चुप हो गई। लेडी राय ने फौरन चुपके चुपके बिनोय बाबू के मुतालिक मजीद मालूमात शुरू करवा दी। एक रोज़ उमा चंद्रकुंज गईं तो डॉक्टर सरकार से कहने लगीं, दीपाली के लिए अब आपका क्या प्रोग्राम है। दीपाली, अभी तो वो अपने म्यूज़िक डिप्लोमे के लिए पढ़ रही है। उसके बाद पता नहीं। आपके ख्याल में है कोई लड़का? नहीं। आप इतने लोगों को जानती हैं, आप ही कोई तजवीज़ कीजिए। मगर आपको मालूम है मैं लंबा चौड़ा जहेज़ नहीं दे सकता। मुझे वो अपनी छोटी बहन की तरह अजीज़ है। मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द उसका अच्छी जगह ब्याह हो जाए। जल्द अज जल्द? अभी 2 साल तो उसके म्यूज़िक डिप्लोमा में बाकी हैं। फिर उसकी ज़िद है कि एमए करेगी। अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। नहीं, जल्द ही वो अपने घर चली जाए तो बेहतर है। आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है। बिनोय बाबू हंस पड़े। आप जैसी तरक्की पसंद ये कह रही हैं? मैं आपको क़दामत परस्त समझती थी, मगर आप शायद मुझसे भी ज़्यादा तरक्की पसंद हैं। नहीं, मैं पुरानी वज़ा का आदमी हूँ, मगर मैं दीपाली की ख़िलाफ़ मर्ज़ी उसका ब्याह हरगिज़ न करूँगा। अगर वो आपकी ख़िलाफ़ मर्ज़ी कर ले तो? वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। बड़ी मासूम सीधी बच्ची है। उमा ज़रा मुस्कुराई। बिनोय बाबू ने उनको ताज्जुब से देखा। हर बाप अपनी बेटी को मासूम सीधी नन्ही बच्ची ही समझता है। आपके वालिद भी आपको यही समझते होंगे। बिनोय बाबू ने हंसकर जवाब दिया। उमा राय लाजवाब हो गई। चंद सेकंड बाद उन्होंने कहा, फ़र्ज़ कीजिए दीपाली गैर फ़िरक़े में शादी करना चाहे। गैर फ़िरक़े में? आपको ये ख्याल किस तरह आया? बिनोय बाबू, वो एक मुसलमान लड़का नहीं है। कॉमरेड रेहान, वो शायद आपके यहाँ भी कई बार आ चुका है। मैंने कुछ यूं ही अफवाह सुनी थी कि। अफवाह? बिनोय बाबू ने घबरा कर पूछा। लेकिन आपने क्या सुना? कुछ नहीं। उमा ने इत्मीनान से सोफे पर पहलू बदलकर ऐनक उतारी, लगाई और ज़रा बेपरवाह आवाज़ में कहने लगी, दीपाली पिछले साल जून में जब बौलपुर से घर आने के बजाय सुंदरबन चली गई थी ना, संथाल परगने। बिनोय बाबू ने तस्वीर करना चाहिए, मगर उमा देवी कहे गईं, वो सुंदरबन गई थी ना पिछले साल जून में रेहान से मिलने। आपको तो खैर मालूम ही होगा। तब डैडी के किसी मौक्किल ने ज़िला खुलना के एक रेलवे स्टेशन पर, शायद बाघेर हाट पर, रेहान को उसे ट्रेन पर सवार कराते देखा था। अचानक वो सरासीमगी के साथ बात अधूरी छोड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि उनको लगा जैसे बिनोय बाबू पर दिल का दौरा पड़ने वाला है।
वो भौचक्के से उन्हें तके जा रहे थे। ओह, आई एम सो सॉरी बिनोय बाबू, मेरा ख्याल था कि आप जानते होंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़। बिनोय बाबू ने हाथ उठाकर उनको खामोश रहने का इशारा किया, जरा कर्ब से उन पर नजर डाली और सोफे की पुष्ट से सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों बाद वो संभल कर बैठ गए और त्योरी पर बल डालकर खिड़की से बाहर देखने लगे। मुझे अफसोस है बिनोय बाबू, उमा ने फिर कहना शुरू किया। मेरा ख्याल था आप खुद जानते होंगे, दीपाली बड़ी रास्तबाज बच्ची है, वो आपसे झूठ नहीं बोलती होगी। उसे झूठ बोलना आपने सिखाया है उमा देवी, बिनोय बाबू ने मध्यम आवाज में कहा। मैंने बिनोय बाबू, उमा ने ऐनक उतारकर हैरत से पूछा। जिस तरह आप उसे एक हफ्ते के लिए अपने साथ गोया कोमेला ले गई थी, मुझे आज तक मालूम नहीं कि दरअसल वो कहाँ गई थी। ये सब आपकी ट्रेनिंग का नतीजा है उमा देवी। मुझे अफसोस है बिनोय बाबू, अगर आप ऐसा समझते हैं। उमा अब हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। मैं आपको पानी ला दूं? बिनोय बाबू खामोश रहे। उमा जल्दी से खाने के कमरे में गई। डोली पर रखी सुराही में से गिलास में पानी उंडेलने से कबल एक नज़र से कमरे का जायजा लिया। शाम का वक्त था और रसोई घर से कढ़ाई की छन छन की आवाज़ आ रही थी। खाने कमरे की खिड़की के बाहर अब्दुल कादर का मरियल घोड़ा घास चर रहा था। उमा ग्लास लेकर बैठा खाने में वापस पहुंची, मगर बिनोय बाबू अपने कमरे में जा चुके थे और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। उमा तजब्जुब के आलम में दरवाजे के पास खड़ी रहीं। इतने में भुतारनी देवी खड़ावें पहनकर खटखट करती अंदर आईं। क्या हुआ? उन्होंने भवें जोड़कर दरियाफ्त किया। कुछ नहीं, शायद बिनोय बाबू की तबीयत कुछ खराब हो गई है। ये लीजिए। ग्लास बड़ी बी को थमाकर वो जल्दी से बाहर कार में जा बैठी और घर रवाना हो गई। दूसरी सुबह उमा फिर चंद्रकुंज पहुंची। मतब के दरवाजे में ताला पड़ा था। बच्चे स्कूल जा चुके थे। भुतारनी देवी अब्दुल कादिर की गाड़ी में बैठकर महीने की जिन्स लाने बाजार गई हुई थी। उमा ने अंदर जाकर बिनोय बाबू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बिनोय बाबू ने अखबार हाथ में लिए लिए किवाड़ खोला। ओह थैंक गॉड, उमा ने कहा। क्यों? रात भर मुझे फिक्र के मारे नींद नहीं आई। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको ये सदमा पहुंचाया। मैं ज़िंदगी में बड़े से बड़े धचके को सहार लेने का आदी हो चुका हूँ, मगर मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे असल सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो बाहर बैठा खाने में आने लगे, मगर उमा उनके कमरे में दाखिल हो चुकी थी। उन्होंने चारों तरफ नज़र डाली। आप तो वाकई बिल्कुल साधु बन चुके हैं। बिनोय बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। उमा ने ऐनक उतारकर आंखें हथेलियों से मलते रहने के बाद कहा। बिनोय बाबू, आपसे अब सिर्फ एक दरख्वास्त है, कहिए। आप दीपाली पर हरगिज़ हरगिज़ ये ना जाहिर कीजिए कि मैंने आपको उसके सुंदरबन जाने का वाक़या बताया है। आपको ये दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं। मैं उससे इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कहूँगा। कुछ भी नहीं कहेंगे? उमा ने हैरत से ज़रा दोहराया। नहीं। बिनोय बाबू आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की समत बढ़े। आइए बाहर चलकर बैठें। दीपाली समझदार और बालिग लड़की है। आपका ख्याल है मैं इस तरह की कोई बात कहकर उसे शर्मिंदा करूँगा? उमा उनके पीछे पीछे बैठा खाने में आकर एक कुर्सी पर टिक गईं। बिनोय बाबू आहिस्ता आहिस्ता कहते रहे। उमा देवी, शायद एक गैरतमंद बाप की हैसियत से मुझे दीपाली को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए और शायद फ़ौरन कोई हिंदू लड़का तलाश करके उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन उमा देवी, उन्होंने एक लंबा सांस लिया, मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। इस असना में वो थके थके से कमरे का एक चक्कर लगाकर शिकस्ता सोफे पर बैठ चुके थे। मैं ये भी जानता हूँ कि वो अपनी नौउम्री की रूमानियत, आइडियलिज्म, उस मुसलमान लड़के से मोहब्बत, जो कुछ भी हो, उसकी वजह से मुझसे बहाना बनाकर रेहान से मिलने अकेली वहाँ चली गई और गालिबन उसके साथ एक ही जगह रही, मगर उसने कोई भी ऐसी हरकत ना की होगी जो उसे ना करना चाहिए। मुझे इसका यकीन है। किस तरह? आप उमा देवी, आप विलायत में 3-4 साल अकेली रहीं। आपके वालिद को किस तरह यकीन है कि आपने वहाँ कोई ऐसी हरकत न की होगी जो आपको ना करना चाहिए? उमा फिर लाजवाब हो गई। उन्होंने धीमी आवाज़ में सवाल किया। अब आप क्या करेंगे? दीपाली और रेहान को ब्याह की इजाज़त दे देंगे? मैं रेहान को अरसे से जानती हूँ। वो काफ़ी लाउबाली और गैर जिम्मेदार लड़का है। एक मरतबा वो अपनी कज़िन को लेट डाउन कर चुका है और यूं भी वो बिल्कुल हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजारता है। दीपाली एक होल टाइमर के अलाउंस पर किस तरह गुजर करेगी? अलावा अजीम वो मुस्लिम समाज में किस तरह एडजस्ट करेगी? खुद इस शादी से आपकी अपनी प्रैक्टिस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? आपके ज़्यादातर मरीज़ कट्टर हिंदू भद्रा लोग हैं। माफ़ कीजिएगा बिनोय बाबू, आप तो एक लामज़हब ऋषि साबित हुए हैं, मगर मैं आपके एक पुरखुलूस दोस्त की हैसियत से दीपाली की भलाई के ख्याल से सब कह रही हूँ, हालांकि इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। बिनोय बाबू सर पीछे डाले छत को तक रहे थे। वो ज़रा सा मुस्कुराए। उमा देवी, आप यकीनन मेरी और दीपाली की भलाई के लिए सब कह रही हैं और मैं आपका ममनून हूँ, मगर बात यह है। उन्होंने फिर एक लंबा सा सांस लिया।
मेरे नज़दीक इंसानी ज़िंदगी एक इंतहाई अनमोल शय है। अपनी नौजवान बीवी और अपने नौजवान भाई को खो देने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल शय है। और इंसान का दिल एकदम उनकी आवाज़ में जोश सा आ गया। उमा देवी, आपको क्या इतना भी इल्म नहीं? आप इतना पढ़ लिख गई, दुनिया घूमाई, इतना नहीं जानती कि इंसान का दिल कितनी कीमती चीज़ है। जवान दिल और जवान ज़िंदगी बेहद बेहद बेशकीमत चीज़ें हैं उमा। और इस एक मुख्तसर सी इंसानी ज़िंदगी को दुखी बनाना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। इंसान सिर्फ एक बार जन्म लेता है। मैं पुनर्जन्म में यकीन नहीं रखता। वो एक लग़्व तसव्वुर है। इंसान का दुनिया से, दूसरे इंसानों से सिर्फ एक बार रिश्ता बनता है और मौत आती है, तो ये रिश्ता भी हमेशा के लिए मुनक़ता हो जाता है। अगर अगर मुझे यकीन हो जाए कि दीपाली उस लड़के को इतना चाहती है, वो लड़का दीपाली को इतना चाहता है कि उनके रास्ते में हाइल होने की वजह से उनकी ज़िंदगियां हमेशा के लिए ख़िज़ा आलूद हो जाएंगी, तो मैं यकीनन उसे शादी की इजाज़त दे दूंगा। हिंदू समाज और मुस्लिम समाज और मेरी प्रैक्टिस मेरी बच्ची की मुसर्रत से ज़्यादा अहम नहीं। शादी की इजाज़त दे देंगे? उमा ने भौंचक्की होकर दोहराया। यकीनन। वो बहुत महजूज होकर उमा को देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, ताज्जुब है, कट्टर प्रोग्रेसिव तो आप थीं। आपको मेरे इन प्रोग्रेसिव ख्यालात पर बहुत खुश होना चाहिए। उमा कुर्सी से उठी। जा रही हैं? बैठिए, चाय वाय पी कर जाइएगा। दीदी अभी बाजार से आती होंगी। नहीं, अब मैं चलूं, उमा ने जवाब दिया। बिनोय बाबू सोफे पर से उठे और उन्हें कार में सवार कराने के लिए बाहर आ गए। जब उमा कार में बैठ गईं तो उन्होंने हाथ ऊंचा करके मुस्कुराते हुए नमस्कार किया और फौरन दो मरीजों से बातचीत में मुनहमिक हो गए जो उसी वक्त फाटक पर पहुंचे थे। वुडलैंड्स वापस पहुंचकर उमा राय ने सर परितोष के सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द बॉलपूल जाने के लिए स्टीमर और ट्रेन में उनका रिजर्वेशन करवा दे। वो दीपाली से मिलने शांति निकेतन जा रही थी।